नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 50 दिनों बाद सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। वही दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो वो भी दिल्ली से है, जहां अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने को लेकर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है और अभी इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं चौथी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि केसरगंज से है, जहां भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में केसरगंज में बड़ी जीत का दावा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 50 दिनों बाद सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर हमला बोला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे मतदाताओं का अपमान कर रहा है। उनकी पार्टी को जितने वोट मिले थे इस सारे मतदाताओं का अपमान है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता था कि वह इन सब बातों को समझते हुए व्यवहार करेंगे, लेकिन पता नहीं परमात्मा जिसकी परीक्षा लेता है, जिसका समय खराब आता है तो वह ऐसा ही निर्णय करता है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने केजरीवाल पर तंज कसा है और कहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है। तो खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल 50 दिनों के बाद सशर्त जमानत मिली है उन्हें। कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है। वही आपको बता दें कि इसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर हमला बोला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे मतदाताओं का अपमान कर रहा है। ये देखिए, देश का दुर्भाग्य कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे एक तरह से पूरे जितना वोट उनको उनकी पार्टी को मिला था सारे मतदाताओं का अपमान है ये। और एक के बाद एक केजरीवाल जैसे व्यक्ति जो ऐसा माना जाता था कि वो इस सब बातों को समझते हुए व्यवहार करेंगे, लेकिन पता नहीं परमात्मा ऐसा परीक्षा लेता है कि जिसका समय खराब आता तो वो ऐसे निर्णय करता है। पहली बात तो उनको एज ए सीएम जेल जाना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात जेल गए तो बेल ऐसी एक्सेप्ट करके आना कि जब आपके साइनिंग आपको अगर 24 घंटे में एक दिन भी तो छोड़ो, 1 घंटा भी सीएम अगर अपनी कुर्सी पे रह करके साइन नहीं कर सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। और उनने ऐसी सारी कंडीशन है जिसमें उनको कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण पे आपको नहीं बोलना है, इस पॉलिसी पे नहीं बोलना है, अपने बारे में नहीं बताना है, और ऐसी कंडीशन लेकर के जेल से बाहर आना और फिर वो कई दुनिया में तानाशाह से लड़ रहा हूं, तो ये जनता सब जानती है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। निष्कलंक बेदाग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से पूरा देश उनके अपने आभा मंडल में आया हुआ है और जनता का जो विचार आ रहा है, केजरीवाल को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। पर केजरीवाल से ज्यादा बड़ी बात यह है कि एक राजनेता को इस तरह का व्यवहार करना, इतिहास में केजरीवाल जी की ये घटना बहुत गलत तरीके से आएगी। इसके लिए केजरीवाल जी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो है सशर्त जमानत मिली है चुनाव प्रचार करने की, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन पर जोरदार हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था ईडी ने। कई समन भेजने के बाद जो है केजरीवाल प्रस्तुत जब में हुए तो 21 मार्च को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन की ईडी के हिरासत में रहे। उसके बाद पूछताछ चली रही। 1 अप्रैल को जो है 2024 को उनको जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल से उनकी पूछताछ चल रही थी
और ये देखिए कई बार निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन जिस तरह से ईडी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसके आधार पर केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। लेकिन अब केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत मिली है। 21 दिनों तक वो चुनाव प्रचार प्रसार कर सकेंगे। 1 जून को जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद खुद सरेंडर करेंगे, ऐसा कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस पर बड़ी सवाल खड़े किए हैं जो तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार दिया जाता है और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकाला जाता है सिर्फ, तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा जनता के बीच, क्योंकि कानून और मौलिक अधिकार में ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कहीं भी बाहर निकाला जा सकता है। जो आर्टिकल मौलिक अधिकार है, आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है, उन मौलिक अधिकारों में कहीं भी नहीं लिखा कि किस तरह से किसी भी सीएम को विशेष अधिकार के तहत बाहर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकाला जा सके। वही देखिए इसी बात को लेकर के, लेकिन जो उनके केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से केजरीवाल को किस तरह गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके प्रूफ है, क्या उनका नाम आया है, जो जिस वजह को उसको आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस पर लगातार हर हफ्ते सुनवाई होती रहेगी। लेकिन सुनवाई होने के साथ साथ केजरीवाल अब चुनावी प्रचार प्रसार में अपना भाग ले सकेंगे और चुनाव निकलने के साथ ही उन्होंने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया है। वही देखिए मध्य प्रदेश में भी अब सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम रहते जब वो इस तरह की बेल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीएम रहते वो कोई काम नहीं कर सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, और साफ तौर पर कहा गया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, ना ही वो सचिवालय जा सकते हैं, ना ही मंत्रालय जा सकते हैं और ना ही किसी भी फाइल पर वो साइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही केजरीवाल पर यह भी प्रतिबंध है कि वो किसी भी गवाह पर, शराब घोटाले के किसी भी गवाह से कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ऐसे मुख्यमंत्री रहने का क्या था, उनको नैतिकता के आधार पर सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ साथ ही उन्होंने ऐसी बेल एक्सेप्ट ही क्यों की है। उधर उन्होंने ये भी निशाना साधा है कि जो सीएम केजरीवाल है वो साफ तौर पर जिस तरह से बेल एक्सेप्ट करके बाहर आए हैं और जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं और सीएम रहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात सही भी है कि अन्य जो मंत्री थे, जैसे सत्येंद्र जैन की बात करें या अन्य जो मंत्री उनके जेल में गए शराब कांड में, मनीष सिसोदिया की बात करें, तो उनके इस्तीफे तुरंत ले लिए गए। पर मुख्यमंत्री रहते सीएम केजरीवाल की इस्तीफा क्यों नहीं दिया सीएम केजरीवाल ने, क्यों इस्तीफे पर उन्होंने अपनी बात नहीं की। हालांकि इस पर राजनीति बढ़ी है और 21 दिनों की जो है चुनावी प्रचार प्रसार में वो रहेंगे। हालांकि जो केजरीवाल के वकील है उन्होंने साफ तौर पर 5 जून तक जमानत मांगी थी कि 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो 5 जून तक उनको बाहर चुनावी प्रचार प्रसार में लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 1 जून तक ही प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि 24 घंटे पहले जो प्रचार प्रसार होता है वो बंद हो जाता है, तो 5 जून तक का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इस पर लगातार बहस चलती रहेगी, जो हर हफ्ते है इस पर बहस चलेगी। और अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह केजरीवाल ने याचिका दायर की है, मुझे गिरफ्तार ईडी ने क्यों किया है, जबकि कविता और अन्य के नाम है और केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नाम चार्जशीट में नहीं है, तो उनको गिरफ्तार किया गया। इस पर भी सवाल खड़े किए केजरीवाल ने। तो अगर उनको 21 जैसे छुट्टियां शुरू हो जाएंगी 21 मई के बाद, 21 मई से पहले अगर उनकी याचिका सुन ली जाती है और इस पर कोई डिसीजन आ जाता है, तो अगर केजरीवाल की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनके पक्ष में रिपोर्ट आती है, तो उनको तो 2 जून को जो है जेल नहीं जाना पड़ेगा। और अगर इनके खिलाफ आता है, अगर यह लगातार ये केस चलता रहता है, तो 2 जून से पहले केजरीवाल को खुद सरेंडर करना पड़ेगा और केजरीवाल को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले लगातार वो भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ उनको सशर्त जमानत इस बात पर मिली है कि वो किसी प्रचार प्रसार में जाएंगे तो अपने बारे में खुद बात नहीं करेंगे, ना ही अपने केस के बारे में बताएंगे और ना ही केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, ना ही सचिवालय जाएंगे, ना ही मुख्यमंत्री रहते हो किसी भी फाइल पर साइन कर सकते हैं। तो कई प्रतिबंध इस पर लगाए गए, वो सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वही इंडी गठबंधन के तहत अब उनको देखने को मिलेगा कि इंडी गठबंधन के मंच पर भी साफ तौर पर केजरीवाल नजर आएंगे। छूटे से उन्होंने कहा तानाशाह के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज सुबह वो हनुमान मंदिर भी गए थे और हनुमान मंदिर के बाद आज उनकी प्रेस वार्ता भी 4 बजे होनी थी, 3 बजे होनी थी। तो साफ तौर पर जो कोर्ट ने जिस तरह से प्रतिबंध लगाया उस पर साफ है कि केजरीवाल को जमानत जरूर मिली है, लेकिन सशर्त जमानत मिली है और सशर्त जमानत पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं कि एक सीएम को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सवाल खड़े किए हैं।
चलिए सत्यम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि सत्यम शर्मा ने बताया कि सवाल तो उठ रहा है और देखना होगा कि आखिर जनता जो है किसको जवाब देगी। चलिए अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो दूसरी बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद ही लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दरअसल 5वें चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को इसका लाभ होगा या फिर बीजेपी को केजरीवाल के जेल से बाहर आने का नुकसान होगा। सियासी इस पर लगातार जारी है और सियासी जानकार बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी के समान है, क्योंकि केजरीवाल अपने बयानों के माध्यम से मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं और वो जो है आपको बता दें कि नैरेटिव बने भी रहते हैं। वहीं ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल की चुनावी रणनीति में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। केजरीवाल जब जेल में थे तब आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल संभाल रही थे। अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। छोटी छोटी जनसभाओं के साथ ही रोड शो और सोशल मीडिया पर भी पार्टी प्रचार की रणनीति बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जो है चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो है आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। जी आलोक जी, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और 1 जून तक बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार कर सकेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शीर्ष नेता हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, और जाहिर सी बात है इनकी जो है दिल्ली में अच्छी खासी जी आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। और उसने जो है 3 सीटों के लिए कांग्रेस से समझौता किया है। हाँ, ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल साहब बाहर निकलेंगे तो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और इनका मीडिया नेटवर्क बहुत अच्छा स्ट्रांग है दिल्ली की सरकार होने के कारण, तो इनको एक वेटेज मिलेगा और अपने दिल की बात और अपनी बातों को ये जनता के सामने रख पाएंगे। हालांकि ये इंतरिम जमानत है, 2 तारीख को इनको बाद में सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन जो 5वें चरण में दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ इनका इन्फ्लुएंस
बना रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बयानों के माध्यम से मीडिया में भी सुर्खियों में रहते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं, वही अगर बात की जाए तो इससे क्या लगता है आपको, बीजेपी का नुकसान हो सकता है या फिर जो है आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा फायदा होता नजर आएगा शुरू में 1-2 दिन, जैसा कि मेरा अनुभव कहता है कि एक जो नया इवेंट होता है उसका फायदा होता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 4-5-6 दिन के बाद क्या इनका इतना चरिश्मा, इतना इन्फ्लुएंस लोगों पे बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। क्योंकि जब आप आते हैं स्टेटमेंट्स देते हैं तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में भी होते हैं और कुछ आपके विपक्ष में भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां देख रहे हैं कि हमने देखा है कि बीजेपी का वोटर 2019 से बिल्कुल चुप हो चुका है, साइलेंट हो चुका है, इस बार तो बहुत ही साइलेंट मूड में चला गया है। वो कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे आम आदमी बोलने की आम सभा हो या आपस में बातचीत करने की बात हो, तो भी उनका हमने देखा बीजेपी का वोटर खुल के नहीं बोल रहा है। ऐसे में अगर इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसा कि अभी आपने उनकी बाइट सुनाई कि हम सहा करेंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट जो है, जो बीजेपी का वोटर्स है उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं और आप देखेंगे वो और खुल के अपने घर से गर्मी के बीच में पसीना पोंछता हुआ वोटिंग बूथ पे पहुंचेगा और मतदान करेगा। तो इससे फायदा भी हो सकता है क्योंकि ये अपने लोगों को एकजुट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जिससे विपक्ष भी एकत्र हो जाएगा, एकजुट हो सकता है। बिल्कुल, चलिए आलोक सोती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आलोक सोती जी ने बताया कि साइलेंट वोटर्स, और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे क्या कुछ होना है। चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी तीसरी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 21 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 13 मई को इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर और खंडवा सीट शामिल है। इन पे मतदान होना है। अभी इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अपने गढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की परीक्षा है। राहुल गांधी धार और खरगोन में सभा कर चुके हैं। राहुल गांधी के एक दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी धार और खरगोन में सभा को संबोधित किया और आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी। जबकि कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी ने खरगोन के सहगांव में रतलाम सीट के जोवट में जनसभा की थी। चौथे चरण की सीट पर जीतू पटवारी और सिंघार के अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वहीं चुनाव प्रतिष्ठा के चलते आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने धार में डेरा डाल रखा है। धार इसी संसदीय क्षेत्र से है। वहीं आपको बता दें कि यही नहीं, खरगोन में भी अरुण यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो जहां आपको बता दें कि चुनाव को लेकर 13 मई को जो चुनाव होने वाले उसको लेकर कांग्रेस भी जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, क्या कुछ कहना है आपका, जिस तरीके से कांग्रेस भी जो है सक्रिय नजर आ रही है चुनाव को लेकर? सत्यम, सुन पा रहे हैं आप? कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? चलिए, कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आपको बता दें कि 13 मई को इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन और मंदसौर सीट पर जो है मतदान होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अपने गढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की यहां पर परीक्षा है। राहुल गांधी धार के खरगोन में जनसभा कर चुके हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धार और खरगोन में सभा कर आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी। जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी खरगोन में जनसभा की, जोबट में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। और चौथे चरण की सीटों पर जीतू पटवारी और सिंघार के अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने धार में अपना डेरा डाल रखा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि खरगोन में अरुण यादव ने जो है मोर्चा संभाला हुआ है।
चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से कांग्रेस भी जो है 13 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से कृष्णा शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि चौथी बड़ी खबर कैसरगंज से है, जहां कैसरगंज सीट से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपने बेटे करण भूषण सिंह को समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक के दौरान उन्होंने कैसरगंज से बड़ी जीत का दावा भी किया है। दरअसल भाजपा के ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया गया है। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि वे रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, अभी असली खेल होना अभी बाकी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को समर्थन दिया है। आपने कहा कि खेला अभी बाकी मंगल भाई अभी तो आपका मतलब क्या है इससे? क्या मैं रिटायर हो गया हूँ? हैं? अभी इतना फिट हूँ तो कुछ खेल नहीं करूंगा? कैसा खेला होने वाला है? कैसा खेला होने वाला है? वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराएंगे। आप तो कुश्ती के शौकीन है, फिर वॉलीबॉल खेलने लगेंगे। चलिए और बढ़िए। अच्छा, अभी शर्त आपने लगाया कि एक तरफ मेरा पेंशन और दूसरी तरफ सैलरी। वो पदम सेन जी से कुछ बातचीत चल रही थी, तो उसी में मैंने हंसी मजाक में कहा भाई अब आप अपना सैलरी लगाइए, मैं अपना पेंशन लगाता हूँ। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तुफैल खान जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ब्रजभूषण शरण ने जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और अपने बेटे को समर्थन दिया है। जी तुफैल। हेलो, आप तक आवाज आ रही है तुफैल? जी मुझ तक आवाज नहीं आ पा रही। जी बिल्कुल, अब आवाज साफ आ रही है। चलिए, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण ने जो है अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कैसरगंज से बड़ी जीत का दावा भी किया है। दरअसल भाजपा ने ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि वह रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, अभी असली खेला होना बाकी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से खेला होने की बात की है ब्रजभूषण शरण ने, और उन्होंने अपने बेटे करण को जो है समर्थन दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने बेटे को समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने कैसरगंज से बड़ी जीत का दावा भी किया है। भाजपा ने ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि वे रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, अभी असली खेला होना बाकी है। तो आपने जिस तरीके से अभी उनकी बाइट सुनी और उन्होंने कहा कि अभी असली खेला होना बाकी है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तुफैल खान जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे को जो है समर्थन दिया है और जीत का दावा भी किया है। उनका टिकट काटकर उनके बेटे को दिया है, लेकिन इस दौरान जो है लगातार वो जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और जो है बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल एक जनसभा कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक जनसभा थी, जहां पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के यहाँ जो है जनसभा थी, जिसमें करण भूषण सिंह जो कि भाजपा प्रत्याशी है, उनके समर्थन के लिए सभा बुलाई गई थी, जिसमें विशाल जनसभा कही जा सकती थी। एक बड़ी भीड़ जो है वहां देखने को मिली। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से सभाओं को, उमड़ी जनसैलाब को देखकर काफी जो है
गदगद नजर आए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं भीड़ को देख रहा हूं उसमें नौजवान के साथ साथ जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग भी हमारे इस बेटे को, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको कहीं ना कहीं इतना आसानी से अपना रही है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ और बनारस की सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी जीत वो कैसरगंज की होगी और उनके बेटे की होगी, ऐसा ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का कहना था। जी चलिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में आपने देखा कि हमने किस तरीके से आपको बताया, और फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।